अस्सलाम वालेकुम। भारत को जो शिकस्त हुई पाकिस्तान के साथ एक खुली जंग में, जिसमें उसके 6 जहाज़ भी गिर गए और बाद में जो हमारे अल-फतह मिज़ाइल ने उसके साथ किया, उसके बाद वो दुनिया को शक्ल दिखाने के तो काबिल नहीं रहा, लेकिन अपने अवाम को भी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहा। तो ऐसे में आप उससे किसी ऐसी घटिया हरकत की तवक्को कर सकते हैं जो भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की शक्ल में आपको नज़र आ रही है। छोटी बच्चियाँ हैं, जो 3 बच्चियाँ जिनकी शहादत हुई है, सानिया, हिफ्सा और ईशा। इन बच्चियों की शहादत में जो मुलव्वस हो सकता है वो दुश्मन, आप उसकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बच्चा किसी दुश्मन का हो, किसी का भी हो दुनिया में, वो बच्चा मासूम फरिश्ते के तौर पर आप उसको देखते हैं, कभी ये सोच भी नहीं सकते कि आप उसको निशाना बनाएंगे। लेकिन आज खुजदार में आर्मी पब्लिक स्कूल की पूरी बस को उड़ाया गया। बाकी बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बेचारों की क्या कंडीशन होगी बड़ा मुश्किल है मेरे लिए बताना। लेकिन जो बस की हालत है वो देख के तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हर उस वालिद के, हर उस माँ के, हर उस बाप के जिसके बच्चे, जिसका बेटा, जिसकी बेटी स्कूल जाते हैं। वो इस बस को देखेगा तो क्या सोचेगा। ये मेरे ख्याल में सिर्फ इंडियन अवाम को दिखाना चाहिए, और कुछ करने से पहले ये सारी फुटेजेस उनको भेजनी चाहिए कि क्या आपस में किसी और मुनासिब तरीके से हम गुफ्तगू कर सकते हैं, या बच्चों को मार के हम आगे बढ़ने का तरीका कोई महज़ब दुनिया में, किसी ऐसी जगह, कोई ऐसा खित्ता दुनिया में है जहाँ ये तरीका राइज हो कि दूसरे के बच्चे जो हैं उनको ज़िबा कर दिया जाए। आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या जिसमें 150 बच्चों की शहादत हुई थी, वो उससे मिलता जुलता अटैक है। ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, बहुत ही तकलीफ़ दे और बहुत ही ऐसा है कि आपको रुला देने वाली सूरत हाल है। आज प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग भी थी और प्राइम मिनिस्टर ने कुछ सीनियर जर्नलिस्ट, जिसमें मुझे भी उन्होंने बुलवाया हुआ था, उनका ख्याल ये है और वो उसकी एविडेंस कहते हैं कि हम दुनिया के सामने पेश करेंगे कि BLA को फंडिंग सारी या उसको सपोर्ट सारी भारत की जानिब से आ रही है। जो पूरी एक ट्रेन को हाईजैक किया गया जिसमें काफ़ी लोगों की शहादत भी, और चुन चुन के लोगों को उतार के आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको शहीद किया गया। उसके अंदर भी वो कहते हैं जाफर एक्सप्रेस वाले वाक़े में ताने बाने सारे इंडिया की तरफ जाते हैं, और वो पूरी एविडेंस कहते हैं कि हम दुनिया के सामने रखेंगे, इसके ऊपर खामोश नहीं रहा जाएगा। और BLA के ऊपर तो आज उनका बड़ा वाज़ेह बयान था कि ये सारा मामला, इसके पीछे इंडिया को अगर ये रास्ता पसंद है तो क्या फिर जवाब में हम भी यही रास्ता अपनाएं। ये रास्ता दुरुस्त रास्ता नहीं है। एक दूसरे के सिविलियन को टारगेट करना, एक दूसरे के बच्चों को मारना, ये तो बदतरीन दुश्मनी में भी नहीं होता। तो ये पता नहीं कौन सा दुश्मन है जो छोटी छोटी बच्चियों को मार के खुशी मना रहा होगा। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ और भी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी, वो आपको बता दूं, गोशगुजार कर दूं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फ़ैसला जो था नवाज़ शरीफ से मशावरत के बाद किया गया, और ये हुकूमत का फ़ैसला था, फ़ौज की जानिब से इस हवाले से कुछ नहीं कहा गया। प्योरली गवर्नमेंट डिसीजन था कि जो 10 मई को अल्लाह ने पाकिस्तान को फ़तह दी है, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारा ऑपरेशन लीड कर रहे थे आसिम मुनीर, तो उनको ये रिवॉर्ड के तौर पर ये तरक्की जो है उनको दी गई और उन्होंने शुक्रिया के साथ इसको कबूल किया। एक और इम्पॉर्टेंट खबर ये थी कि जो पीस टाइम पोजीशन थी पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौजों की, उसके ऊपर उनका DGMOs के अंदर इत्तफाक़ राय हो गया और वो वापस जाने का अमल शुरू हो गया है। तो पूरा टाइम फ्रेम उन्होंने कहा कि अभी पता नहीं है, वो भी उसका डिटेल्स जब दस्तयाब होंगी तो वो दे दी जाएंगी। जो ख़तरनाक खबर थी, उन्होंने कहा कि जब ये मैंने उनसे पूछा कि खबरें चली थी कि इसराइल के कुछ हथियार पहुँचे हैं इंडिया में और उनके कुछ ऐसे एडवाइज़र्स पहुँचे हैं जो इंडियन आर्मी को एडवाइज़ भी कर रहे हैं, और उनका कुछ इक्विपमेंट है जो पाकिस्तानी इलाकों में हमले में इस्तेमाल हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसराइल ने वहाँ पर अपने असले के साथ भी भारत की मदद की, और इसराइली जो मिलिट्री एडवाइज़र्स थे वो भी वहाँ मौजूद थे, और श्रीनगर में भी उन्होंने कहा कि उनकी मौजूदगी के शवाहिद हैं, और दीगर जगहों पे भी। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस जंग में इसराइल मुकम्मल तौर पर पुष्टपनाही कर रहा था भारत की, असले के साथ भी और अपने मिलिट्री एडवाइज़र्स के साथ भी। ये अच्छी खबर नहीं है, ये बुरी खबर है पाकिस्तान के एतबार से। और हमें पता तो है कि इसराइल जो कुछ फ़लस्तीन में कर रहा है उसका मुसलमानों के मुतल्लिक़ क्या उसके ख़यालात हैं, लेकिन ये मामला तो हमारा खुला दुश्मन है, और उसके साथ मिलकर अगर पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमला करता है तो फिर इसका जवाब भी किसी ना किसी स्टेज पर पाकिस्तान को देना पड़ेगा। बातचीत में पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की सतह पर बातचीत होगी, किसी न्यूट्रल एवेन्यू के ऊपर हमने इत्तफाक़ किया। पाकिस्तान ने कहा है कि हम न्यूट्रल एवेन्यू पे बात करने पे आमादा है। उन्होंने कहा सऊदी अरब में कर लें या UAE में कर लें, तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मौजूदा DG ISI हैं और उनके अजीत दोवल है, तो ये दोनों किसी भी ऐसे न्यूट्रल वेन्यू पर बैठ जाएँ और वहाँ बैठ के बात कर लें। इंडिया की जानिब से अभी इसके ऊपर जवाब आना बाकी है। एक उन्होंने अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है और उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनके रोल को सराहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस सीज़ फायर को हासिल करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया,
और जो इंडिया का हमेशा से एक दावा होता था, क्लेम होता था कि बायलैटरली दो तरफ़ा तरीके से बातचीत तय होगी, वो भी दफन हो गया। क्योंकि वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो कॉल करते थे इंडिया को, उनसे पूछते थे और फिर वो कॉल करते थे पाकिस्तान को। तो सीज़ फायर की रिक्वेस्ट भी उधर आई, फिर सिर्फ गारंटीज़ का मामला था कि कब अनाउंस होनी है, कौन पहल करेगा, उसका तरीकाकार जो था अमेरिका ने दरमियान में पढ़ के अनाउंसमेंट फिर ट्रंप ने की। तो उसका बायलैटरलिज्म भी सारा ख़त्म हो गया। जो शिमला अकॉर्ड के बाद वो हमेशा कहता था कि दो तरफ़ा ही होगा, वो दो तरफ़ा वाली सूरत हाल भी ख़त्म हो गई। और प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहा कि इसकी दरख्वास्त जो थी इब्तदाई तौर पर वो भारत की जानब से आई, हमने उसको कबूल कर लिया कि ठीक है। फिर जनाब आ गया ये BLA के पीछे और जंगबंदी वाली बात, दरख्वास्त वाली, ये मैंने अभी आपको बता दी। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत है, खुर्रमदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से और फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के। इसके अलावा एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ होंगे, दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। खुर्रम साहब, आपसे आगाज़ करूँगा पहले खुशदार वाले वाक़े से। आज सुबह सवेरे से जब से ये स्कूल का टाइम था उस वक्त बस को अटैक किया गया, तो सारा दिन ही एक तकलीफ़ वाली कैफियत में गुजरा। उस खबर में वो APS का वाक़या याद आना शुरू हो गया जो पेशावर में पेश आया था। तो ये दुश्मनी का तरीक़ाकार काबिल कबूल तो है ही नहीं है, समझ से भी बालत आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चों की शहादत बड़ा जुल्म नहीं। लेकिन देखिए ना, हिंदुस्तान जिससे अपनी हमारी जो मशरक़ी सरहद है उस पर जो फ़ौज कशी से जो पसपाई हुई है और उसकी जो शिकस्त हुई है उसको वो हमारी मगरबी सरहद से पूरा करने की कोशिश कर रहा है। ये काम वो पहले भी कर रहे थे और हकीकत ये है कि जो लोग स्ट्रेटिजिक तस्वीराती स्टडी करते हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि ये होगा, कि वो फौरी तौर पे जो है हमारी जो मगरबी सरहद है उसको गर्म करेंगे। आपके नाजरीन ने शायद जंग में वो ख़बर मिस कर दी हो कि जिस वक्त जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ 6 और 7 मई को, उसी दिन 71 खवारिज अफवाज पाकिस्तान ने हमारी मगरबी सरहद पर जो है वो मारे थे। वो उन्होंने फौरी तौर पे, अब 71 की मतलब है कम से कम कोई सैकड़ों में लोग थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला किया और हमने जो है उनको पसपा किया। तो लिहाजा ये तो उनका एक हिंदुस्तान का एक स्टैंडर्ड अब प्रोसीजर है। वज़ीर आज़म ने भी आज इसकी जो तौसीक की है और वो सिर्फ बलूचिस्तान में ऑपरेट नहीं करे, वो TTP को भी सपोर्ट करें अफ़गानिस्तान के थ्रू। तो लिहाजा ये तो एक एक्सपेक्टेड था। लेकिन आपने भी कहा और हम सब दिल गिरफ्ता हैं कि उन बच्चियों के स्कूल बैग और 1-2 तस्वीरों में उनके दुपट्टे वहाँ पड़े हुए हैं, जहाँ बैग है वहीं पड़े हुए हैं और बड़ा मुश्किल है उसको देखना। तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और लेकिन ये जो नाहक खून बहता है, मतलब हमें इससे जो है ना एक जज्बा हासिल करना है कि ये रायगा नहीं जाएगा। जब ये APS पेशावर वाला अटैक हुआ है उस वक्त आप डिफेंस मिनिस्टर थे? नहीं, उस वक्त मैं नहीं था, उस वक्त तो ख्वाजा आसिफ साहब, उस वक्त ख्वाजा आसिफ थे। लेकिन अब हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए इस सारे मामले के ऊपर? एक तो आपने इंडिया को दे दिया उधर से जवाब, लेकिन ये जो अब सरहद पार से अफगानिस्तान के रास्ते दहशतगर्दी आ रही है, इसका क्या डिबेट है? मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ। जब मुझसे पूछा गया है, मैं हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराने के हक में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना सिविलियन टारगेट्स को भी नहीं करना चाहिए, उनके मिलिट्री टारगेट्स को। वो एक ऑप्शन हमेशा है हमारे पास कि हम उसको इस्तेमाल करें, लेकिन हमें उनके जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उसको उनको हिट करने के बारे में सोचना चाहिए। और इसकी सिर्फ ये वजह नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई है, उसकी एक वजह यह है कि हम बैठकर हिंदुस्तान की अगली जारियत का इंतज़ार नहीं कर सकते। तो अगर वो लोग जो इस पे सारे रिसर्च करते हैं, हमें हिंदुस्तान की तरफ से अब अगले उन्होंने एक शरारत करनी है, तो उससे पहले कि वो ये काम करें, हमें जो है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के ऊपर, उनके मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर, ये मेरी अपनी ज़ाती राय, कोई सरकार की राय नहीं है, हमें इनिशिएटिव अपने पास रखना है कि उन्हें अंदाज़ा हो कि अगर जो सीज़ फायर हो गया है और अब बड़ी अच्छी बात है कि पीस टाइम पोजीशंस पर हमारी अफवाज वापस जा रही हैं, लेकिन अगर ये होता रहेगा तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये वो पाकिस्तान नहीं है कि उन्होंने 2019 में कश्मीर पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान ने कहा कि हम 1.5 मिनट खड़े रह गए। लेकिन वो बच्चों को शहीद करें, इसका जवाब क्या दिया जाएगा? मैं इसके ऊपर मैं सुबह से सोच रहा हूँ कि इसका क्या जवाब दें। इसका असल जवाब इंशाल्लाह जो वज़ीर आज़म ने एक सफारती मिशन बनाया है, हम दुनिया में हिंदुस्तान को एक्सपोज करने जा रहे हैं। देखिए, ये कोई मुसालती मिशन नहीं है कि जी आए हमसे बात करने। ये तो पाकिस्तान का जो पूरा नुक्ता नज़र है उसको मजबूत तरीके से, भरपूर तरीके से दुनिया के सामने रखना है कि हिंदुस्तान एक गासिब मुल्क है, एक गैर जिम्मेदार मुल्क है,
और एक बदमाश मुल्क है, एक टेररिस्ट मुल्क है। और उसने जिस किस्म की, देखिए ना, सिर्फ बच्चों की जो ये शहादत है वो अपनी जगह पर नहीं है। जब हिंदुस्तान ये कहता है कि जी हमने तो पाकिस्तान के अंदर एक पूरी असैसिनेशन कैंपेन की है, तो हमें हिंदुस्तान को एक्सपोज करना है कि भाई ये वही काम है जो वो अमेरिका में और कनाडा में भी कर रहा जो है। कनाडा में हाँ, तो चार्जशीट हो गया, हाँ, यहाँ 25 के करीब जी, असैसिनेशन हैं हाँ, हाँ, जो इंडियन स्टेट ने करवाई हैं। स्टेट टेररिज्म है वो। स्टेट टेररिज्म। तो ये जो एक्सपोजर है, ये जो भरपूर एक्सपोजर है हिंदुस्तान का, जिसमें अब उनकी आबी जारियत भी शामिल हो गई है कि भाई अगर आप पानी, उसमें दो दो इश्यूज है ना जी। एक तो आपने एक इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो आप कहते हैं जी हम उसको नहीं मानते, मुझे ब्रेक करें, लेकिन इंडस सिविलाइजेशन है, एक तहजीब है दरिया सिंध, और एक तहजीब को आप कहेंगे जी हम उसे कतरा पानी नहीं देंगे, तो वो जब आप कतरा पानी नहीं देंगे तो 25 करोड़ पाकिस्तानी कहां जाएंगे? फिर हम जहाजों में भर भर के यूरोप और अमेरिका भेज देंगे, यहां तो पानी नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर ने 4 नुकात रखे सामने, एक कश्मीर, एक पानी, एक तिजारत और चौथा दहशतगर्दी। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये चारों नुकात उन्होंने कहा कि ये जो NSA लेवल्स पे टॉक शुरू होंगी तो उनमें हम ये चारों नुकात उठाएंगे। समझौता एक्सप्रेस में उनका कर्नल पुरोहित था, सर्विंग आर्मी कर्नल था उनका। अब ये जो खुजदार वाला वाक़या आज का, इससे पहले जाफिर एक्सप्रेस वाला वाक़या हमारे सामने, और दरमियान में सैकड़ों की तादाद में वाक़यात हैं जिसमें वो 25 असैसिनेशन भी हैं जो पाकिस्तानी सरजमीन पे इंडियन स्टेट ने करवाई हैं, जैसे कनाडा में उन्होंने एक सिख रहनुमा को किया। तो आपके पास बड़ा लंबा केस है, प्रॉपर डॉजियर बना के केस रजिस्टर करवाएं और इसको इंटरनेशनली परसू करें। शुक्रिया नदीम साहब आपका और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। देखिए आपने खुद ही बिल्कुल सही कहा, और मैं भी जब ये डाई डाउन हो रहा था, एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जा रहा था और हिंदुस्तान के जहाज़ भी शूट हो चुके थे और पाकिस्तान ने 10 मई का भी ऑपरेशन कर लिया हुआ था, आप उस वक्त चैनल से मुझसे पूछते थे कि अब वे फॉरवर्ड क्या है, हिंदुस्तान के लिए ऑप्शन क्या है। तो मैं उनसे कहता था कि अब हिंदुस्तान प्रॉक्सी वॉर में जाएगा, बिकॉज उसने ना ज़मीन पर मुकाबला कर सका, समंदर में नज़र ही नहीं आया, हवा में आया तो बड़ी मुंह की खानी पड़ी। तो अब ये प्रॉक्सी वॉर ही एक उसके पास ऑप्शन है, और ज़ाहिर है उसके ताने बाने स्ट्रेट नहीं है, अब कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रह गया कि उसी हिंदुस्तान की तरफ मिलते हैं। और उनको ये आसान भी लगता है क्योंकि उन्होंने नेटवर्क ये ओवरनाइट नहीं बनाया है, बहुत साल उन्होंने इस पर काम किया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया है, ईरान में ताने बाने हैं, और जिसका सबूत ये है कि पिछले साल 16 फरवरी को, आपको याद होगा, पाक फ़िज़ाइया ने एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक की थी BLA के हाइड आउट्स पर। जब उन्होंने, ईरान ने हम पर हमला किया था, तो हमने जाके BLA के दहशतगर्द को मारा था। मैसेज क्या था कि ये न्यू नॉर्म सकता कि हमारे अंदर को पेनिट्रेट करे। हिंदुस्तान को हमने क्या मैसेज दिया जब उसने हमारे अंदर मिसाइल्स फेंके थे, भावलपुर में बच्चियों को शहीद किया था, तो हमने क्या कि ये न्यू नॉर्मल आपकी तरफ भी नहीं हो सकता। फिर हमने 10 तारीख को जितनी मैसिव बॉम्बिंग की है, टनेज की है, वो भी हमने यही मैसेज दिया था कि न्यू नॉर्मल ये वाला होगा और हमारे वाला होगा, आप वाला न्यू नॉर्मल नहीं होगा। बट प्राइस अटैच्ड है। इज़राइल का आपने जिक्र किया, तो मैं जब नौजवान फाइटर पायलट था उस वक्त न्यूक्लियर जो हमारा प्रोग्राम था वो इन द मेकिंग था, हमारी न्यूक्लियर लैब्स थी जिनको थ्रेट था। हमें कई दफ़ा हम टेक ऑफ किए हवा में और पता शक ये होता था कि या इज़राइल की तरफ से अटैक आएगा या हिंदुस्तान की तरफ से आएगा। तो इज़राइल से हमारा न्यूक्लियर डायरेक्ट से उस वक्त क्या था, 80s की बात करो, उस वक्त एक ही चीज़ था, उन दोनों की नेशनल इंटरेस्ट एक थी। आज भी देख लें, नेशनल इंटरेस्ट एक है। इतनी दूर उनके आके इंजीनियर्स या ऑपरेटर्स यहाँ पे उनके चाहे इक्विपमेंट ऑपरेट करें या सिर्फ एडवाइजरी रोल में हो, ईदर वे सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट है। तो नेशनल इंटरेस्ट जब भी किसी मुल्क का कन्वर्ज करेगा वो उनको ले आएगा। हमारी दस्तगीर साहब का फ़ायदा उठाते हैं उनकी मौजूदगी का मैं यस करना चाहूँगा कि हमें सिर्फ ये नहीं दहशतगर्दी का करना, एक और डायमेंशन जो मीडिया पे बात ही नहीं की जा रही। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशन एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने क्या कहा था कि हमारी 57 फ़्लाइट्स थी उस दिन हवा में जब ये हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया। मैंने चेक किया तो हिंदुस्तान के अंदर 200 फ़्लाइट से ज़्यादा थी उस वक्त एयर स्पेस में रात के वक्त। अब ये 250-300 फ़्लाइट्स के अंदर 300 भी अगर मुसाफिर एवरेज लगाएँ, 9-10 हज़ार मुसाफिर उस वक्त मासूम इसी तरह के निहत्ते बच्चे, औरतें, मर्द हवा में थे। वो हिंदुस्तान के रहमो करम पर थे। हम ये नहीं साबित कर सकते जाके दुनिया को कि इतना इर्रिस्पॉन्सिबल एक शॉर्ट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए आपने 10,000 लोगों की ज़िंदगी स्टेक में डाली, जबकि ऑलमोस्ट आपने नोट किया होगा 120 के करीब जहाज़ हवा में थे, सबके पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल थे। टोटल 500 मिसाइल बनता है, तकरीबन एवरेज लगाएं तो ये 500 मिसाइल ये हवा में फिर रहे थे विद 250-300 सिविल एयरलाइंस। हमें दुनिया को ये भी बताना है कि वॉर मॉन्गरिंग की कोई रूल्स होने चाहिए, और हिंदुस्तान को पता था कि अगर उसने ये सिविल एविएशन को डाइवर्ट किया या इन फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया तो पाकिस्तान को वार्निंग मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि चलें बिगर ऑब्जेक्टिव। लेकिन बाकी आपने हाई जारियत का जवाब दिया, वो आपके इलाकों के ऊपर हमलावर हुआ, उसने मुरीदके में या भावलपुर में अटैक किया, आपने उसके 6 जहाज़ मार गिराए।
फिर आपका 9 की रात को, ये भी आज प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि 9 मई की रात को आर्मी चीफ और हुकूमत पाकिस्तान, एक तरफ फ़ौज की टीम, अस्करी टीम, और एक तरफ पाकिस्तानी टीम, ये फैसला हो गया कि जो पाकिस्तानी इलाकों पे हमला हुआ है उसका जवाब दिया जाएगा। उसी वक्त रात को इंडिया की जानिब से उनको शायद कहीं से भनक पड़ गई कि पाकिस्तान ने आज हमारे ऊपर स्ट्राइक्स करनी है, मुरीदके का, भावलपुर का बदला लेना है। उन्होंने हमारी एयर बेसिस को हिट करना शुरू किया। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रात को 2:30 बजे आर्मी चीफ ने मुझे कॉल किया कि हमारे ऑपरेशन के ऊपर तो जो प्लान था, वो प्लान ये था कि हम कैलिब्रेटेड किस्म का रिस्पांस देंगे ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज़ ना हो। उन्होंने हमारे 2 इलाकों को हिट किया है तो उसका जवाब हम देंगे, उधर भी 2 जगहों पे जाके स्ट्राइक करेंगे। लेकिन रात को 2:30 बजे आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया कि वो एयर बेसिस पे अटैक शुरू हो गया। नूर खान बेस पहले हिट हुई थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसी वक्त आर्मी चीफ को ऑथोराइज़ किया कि ठीक है, आप जाइए, आप भी जाके जवाब दीजिए। तो फिर वो 10 मई की सुबह वाला पाकिस्तान का जवाब अल-फतह वाला पूरी दुनिया के सामने है, जिसको पूरी दुनिया ने देख भी लिया कि कितना तगड़ा जवाब था। लेकिन सर, ये जवाब तो आप दे सकते हैं, 1 मिसाइल मारा, हम 10 मिसाइल मारेंगे, उसने 1 बेस हिट किया, आप 10 बेस हिट करेंगे। अब स्कूल के बच्चों का हिसाब स्कूल के बच्चों से नहीं ले सकते। अब मैं सुबह से ना सोचता हूँ इस पर, तो मुझे ईच टाइम बड़ा दुख होता है कि ये लड़ाई का ये लेवल नहीं होना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं आप उनको निशाना बनाएं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता एज ए जर्नलिस्ट, या आप भी नहीं कह सकते कि उसने हमारे बच्चों की बस पे अटैक किया था, हम उसके बच्चों की बस को उड़ा देंगे। लेकिन इसका कोई तरीकाकार तो निकालना पड़ेगा, कैसे इंगेज करेंगे उससे। देखिए, इसका टू प्रॉन्ग जिसको कहते हैं ना, इसका सोल्यूशन जो सजेशन मैं दे सकता हूँ 2 प्रॉन्ग है। एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म ये है कि आप ज़ाहिर हाइड आउट्स को रीच आउट करें, उनको एग्जाम्पल। शॉर्ट टर्म ये भी है कि आप एग्जाम्पलरी कानून के थ्रू पनिशमेंट दिलाएं। आपने कभी रिपोर्ट किया अपने चैनल पे, मुझे बताएं कि किसी टेररिस्ट को पकड़ा और आपने सज़ा भी बताई हो कि इतनी हो गई है उसको, या फांसी हो गई है उसको? क्योंकि हमारी जुडिशरी में इतनी कमज़ोरियाँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन जो लोगों की KPK में या बलूचिस्तान में क्यों है, ये सबसे ज़्यादा होती है। उनको हाइड आउट्स क्यों मिल जाते हैं? देखिए, दुश्मन आपको उधर घुसेगा जिधर उसको वैक्यूम मिलेगा, जिधर उसको स्पेस मिलेगी। और स्पेस क्या चीज़ देती है? स्पेस देती है सेंस ऑफ डेप्रीविएशन, सेंस ऑफ नॉन पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस, सेंस ऑफ बिलोंगिंग जब कम हो जाती है तो लोगों के अंदर घुसना आसान हो जाता है। पंजाब और सिंध में रिलेटिवली कम है क्योंकि एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है। मेरी कोयटा पोस्टिंग रही है 2 दफ़ा। आप सड़कों पर जाके लोगों से पूछें, मैं जब भी दोस्तों से मिलता हूँ, अभी भी वहाँ मेरे दोस्त हैं, जब मैं पूछता हूँ कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है, वो कहते हैं हमारी हुकूमत थोड़ी है। आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड निकाल रहे हैं कि हुकूमत कैसे बनती है वहाँ पे। दस्तगीर साहब से पूछ लें कैसे बनती है। 4 उधर से इकट्ठे किए, 4 उधर से इकट्ठे किए, मर्ज कर दिया, उनका ये हुकूमत का नाम है। या वही ग्रुप एक दफ़ा हुकूमत में होता है, अगली दफ़ा दूसरा ग्रुप आ जाता है, तो बारी है, प्रैक्टिकली बारी है। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग कॉमन मैन को कब पहुँचती है? वहाँ पे हैव और हैव नॉट बहुत ज़्यादा है। आप एग्री करेंगे, आप जाकर देख लें, मैं बाहर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। आपकी दोनों बातें ठीक है सर, ये दोनों बातें ठीक है, लेकिन आप जिस इदारे से बिलोंग करते हैं इसमें उसको पॉलिटिशियंस के साथ बैठ के इसके लिए कोई वाक़तन डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है। आपके इदारे से मुराद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को और पॉलिटिशियंस को, पार्लिमान को बैठ के तय करना पड़ेगा कि वहाँ इलेक्शन कैसे बेहतर तरीके से करवाए जा सकते हैं और कैसे बेहतर तरीके से हुकूमत बनाई जा सकती है। अरशद मलिक साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब एयर स्टाफ, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरशद साहब, जो माजी के कुछ वाक़यात हैं, अभी जिक्र हुआ कि ईरान के अंदर भी हमने स्ट्राइक की, वहाँ BLA की हाइड्रोट्स थी। हमने अफ़गानिस्तान के अंदर भी ये काम किया जहाँ TTP की हाइड्रोट्स थी, वहाँ पे भी ये लोग जाके चुपते थे। अब ये सरहद पार से जो दहशत गर्दी है, इसका एक हल आपको ढूंढना है। आज एक चाइना के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हुई है जहाँ पर ये जो CPEC वाला प्रोजेक्ट है, इसको पाकिस्तान के रास्ते, चाइना से पाकिस्तान के रास्ते काबुल तक ले जाने की बात की गई। अच्छी बात है, एक हमसाया मुल्क से हमारी तलखी चल रही है, शायद मामला बेहतरी की तरफ चले जाएं। लेकिन वहाँ पर जो हाइडआउट्स हैं उनके हल के लिए क्या चाइना कोई रोल प्ले कर सकता है, या आपको मिलिटरीली काइनेटिक कोई ऑपरेशंस करने हैं जिसके ज़रिए उसको एलिमिनेट करेंगे? क्या तरीकाकार होगा? Thank you very much, Salim bhai, for having me on your program. मेरे ख्याल में इसको करने से पहले आज के जो वाक़े की जितनी आप मजम्मत कर सकते हैं, इस बुज़दिलाना शफ़ाफ वाक़े की, वो कम। लेकिन मेरी भाई एक पैटर्न है जो हम देख रहे हैं, वो पैटर्न आज से नहीं कई अरसे से चल रहा है। और उस पैटर्न को अगर आप देखें तो ये एक मोदी की एक स्टेटेड पॉलिसी है। जब वो कहते हैं कि मैंने ईस्ट पाकिस्तान में, आप बांग्लादेश में, जो मैंने मुफ्ती बानी को ट्रेन किया, फिर उनके जो स्पाई मास्टर हैं, फिर उनके जो जे कृष्णर हैं, शंकर हैं, उन सारों की स्टेटेड पॉलिसी। मेरे ख्याल में आपने जैसे बात की कि काइनेटिक और
नॉन काइनेटिक मैनूवर्स हमें करने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में उससे पहले हमें सबसे पहले अपने नॉन काइनेटिक मैनूवर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हमें हर सूरत में हाइपोथेसिस हमें बनाने पड़ेंगे। हमें मोस्ट लाइकली, मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट लाइकली जो थ्रेट है जो इंडिया की तरफ से होगा वो हमें बनाने पड़ेंगे। लेकिन ये जो स्टेज है इसके ऊपर, बजाय इसके कि हम स्ट्रेट वे काइनेटिक मैनूवर पे जाएं या हम आर्म फोर्सेस को एम्प्लॉय करें, उनकी तो तैयारी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत मजबूती से काम करना पड़ेगा। आपको हर तरह की एक्सपर्टिंग करना पड़ेगा। सो लॉन्ग जो आपके जो मैं मानता हूं कि यूनाइटेड नेशंस और जो OIC के फोरम्स हैं वो अभी उतने मौसर नहीं है, लेकिन नबी भाई आप उनको छोड़ नहीं सकते। आपने एक नक्शा बनाना है, आपने दुनिया के एक कैनवस के ऊपर एक पिक्चर पोर्ट्रे करके देनी है कि देखें ये वो हमारा मशरकी हमसाया है जिसने पहले से लेके आज तक एक पैटर्न के तहत सफाकियत और बर्बरियत का मुजाहरा किया, और ये वो मुल्क है जिसके अंदर अपने मुल्क में इंसानों की जिंदगी तबाहकुन होती रही है। नबी भाई आप भूल गए कि इन्होंने अपने ईसाइयों के चर्चों को जलाया। अपनी हिंदुस्तान की जो नई दिल्ली है उसके अंदर लोगों को रेप किया जाता रहा। जो इन्हीं के अपने मुसलमान शहरी हैं उनकी जायदादों को, इबादतगाहों को निशाना बनाता जाए, और जो उनका लीडर है, जो फाशिस्ट का लीडर, इस सोच का, हिंदुत्व सोच का बानी है और उसको जो लेके चल रहा है, हाथों पर गुजरात में जो खून इंसानियत का रंगा हुआ है उसको आप कैसे, तो इस सारी चीज को उजागर करने के लिए सबसे पहले आपको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे चलना पड़ेगा। आपको डिप्लोमेटिक तौर पे जाके चाइना, USA, UK, फ्रांस और इवन ब्रदर इस्लामी मुल्क कतर, सऊदी अरेबिया, UAE जो इसको इफेक्टिवली काउंटर कर सकते हैं, जो इसको दबा सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं, वो अपना नैरेटिव जितना हम मजबूती से और जितनी ताकतवर तरीके से लेके जाएंगे उतना नैरेटिव हमारा मजबूत होगा। बिल्कुल सही। अरशद मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे तो एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे खुरम साहब से पूछेंगे कि इस मामले में चाइना कितना सेंट्रल रोल प्ले कर सकता है। इसहाक डार साहब वहाँ मौजूद हैं, आज वहाँ पे अफ़गानिस्तान के भी नुमाइंदे मौजूद थे जहाँ CPEC की बात हो रही थी। यहाँ कहीं इनिशिएटिव की ज़रूरत है क्योंकि पनाहगाहें उधर हैं, हमले पाकिस्तानी इलाकों में हो रहे हैं, किसी को एक रोल अदा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो फाइनल स्टेप वही होता है कि आप काइनेटिक ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। खुरम साहब, ये CPEC वाली बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। वो खुशदार की तो तकलीफ खबर है ये, लेकिन जब भी सोचेंगे कि अफ़गानिस्तान से कैसे डील करना है, TTP वहाँ बैठी हुई है या BLA के लोग आते हैं पाकिस्तान में हमला करके चले जाते हैं, तो आपको अफ़गानिस्तानी गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। आज चीन में डार साहब के साथ उन दोनों को बैठे देखकर जहाँ CPEC की बात हुई, वहाँ मुझे लगा कि चीन कैन प्ले दैट रोल। जी, लेकिन ये बहुत अरसे से ये गुफ्तगू जारी है कि जी चाइना जो है एक रीजनल सपोर्ट के तौर पे काम करे और इस पर कोई पेशरफ्त हो, लेकिन अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है उसकी तरफ से वो संजीदगी हमें नहीं नज़र आई। अगरचे अभी कुछ अर्सा पहले फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब तशरीफ़ ले गए थे, उन्होंने रिपोर्ट यही किया कि पहले से ज़्यादा एक संजीदगी नज़र आ रही है, अल्लाह करे कि वो हो जाए। लेकिन जब तक पाकिस्तान का ये बुनियादी मसला हल नहीं होता, अब वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है ना, कि ये क्या वो डंडे के आगे गाजर, तो गाजर से करना है कि डंडे से करना है। तो हमारी कोशिश तो पहले यही होनी चाहिए कि अगर चीन जो है वो हमसे बेहतर गाजर देने के लिए तैयार है, ऑफ़र करने के लिए कैरेट तैयार है, और उसके ज़रिए अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो अभी तक इनकारी है कि वो कहते हैं कि ये नहीं है कि जी वो करवा रहे हैं, वो कहते हैं जी वो हमारी ज़मीन पे मौजूद है लेकिन हमारा उन पर कंट्रोल नहीं, वो उनको रोकने पे आमादा नहीं है, रोकने पर आमादा नहीं। तो अगर तो वो ऐसी चाइना उनको ऐसी कैरेट ऑफर करता है जिसके ज़रिए वो काम करने के लिए तैयार हो जाए, पाकिस्तान का जो एक स्ट्रेटेजिक मकसद है, तो ये तो बहुत, इससे ज़्यादा बेहतर आउटकम हो नहीं सकता कि हम एक अमन पसंद तरीके से और एक इकोनॉमिक तरीके से अपने जो स्ट्रेटेजिक मकासद हैं वो हासिल करें। अफगानिस्तान भी जो है पुरअमन हो जाएगा और पाकिस्तान भी पुरअमन। 40-50 साल हमने अफगानों की बड़ी खिदमत की है, 30-40 लाख अफगान हमने यहाँ रखा है। दो जो उनकी जंगें थी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ भी, अफ़गानिस्तान की, और उसके बाद ये अब अमेरिका वाला इशू पे भी, उसमें भी ये तालिबान भाई आधा वक्त तो हमारे इलाकों में घूमते रहे। अब उनके साथ बिगाड़ हमारा बनता नहीं है, लेकिन यहाँ शायद चाइना का सेंट्रल रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं देखिए, वहाँ उन्हें रेयर अर्थ चाहिए चाइना को, वो उसके लिए जाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा।
वहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, तो अफगानियों के बहुत सारे मसले हल होते हैं उससे। तो चाइना कैन इन्फ्लुएंस देम इफेक्टिवली। तो देखिए ना, ये बात है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो ताल्लुक है इस वक्त तो वो दोस्ताना नहीं है। मैं इसका इतराफ़ करना तल्खी है, ठीक है, एक तल्ख हकीकत है, ठीक है। लेकिन वो बहरहाल जिस तरह हिंदुस्तान के साथ हमारा मामला है कि हमसाए हैं, अब हमसायों को आप कहीं फेंक तो नहीं सकते ना, वो तो मौजूद है वहाँ आपकी सरहदों में। तो लिहाजा उनसे बात करके, और इसीलिए गालिबन सबसे बेहतरीन तरीका उनको समझाने का उनका मुआशी मफाद ही है। उनको ये समझाया जाए कि ये जो, अगर आप हिंदुस्तान से कोई मुआशी मफाद लेकर इन लोगों को आपने वहाँ बिठाया हुआ है, ये आपका मुआशी मफाद जो है ये आर्जी है और ये खुद आपके मुंह पर पड़ेगा एक दिन आकर। तो लिहाजा बेहतर यही है कि पाकिस्तान को उस हद तक पुश ना किया जाए कि जो ये खुशदार वाला वाकया हो गया आज, और भी इससे पहले भी आपको 3 दिन पहले बैक वक्त जो है DI खान में हमारे एक लेफ्टिनेंट को उन्होंने अगवा किया, फिर FC पे हमला किया। तो बहुत सारे ये रोजाना वाकयात हो रहे हैं। बल्कि ये भी हुआ, आपके नाज़रीन को मालूम होना चाहिए कि परसों उन्होंने आज़ाद बलूचिस्तान का एक नया नक्शा रिलीज किया है पूरी वेबसाइट्स के ऊपर, नई वेबसाइट्स TTP ने नहीं, ये BLA वाले, ठीक है जी। और वो ज़ाहिर है उनको वहाँ से फंडिंग है और वहाँ से सपोर्ट है। तो वो ये सारे इश्यूज जो हैं ये अफगानिस्तान को ये समझाने के लिए कि आपके साथ एक आर्जी तो शायद कोई मफाद हो सकता है इन लोगों को वहाँ बिठाने का, लेकिन मुस्तकिल मफाद जो है वो इसी में है कि पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर जिस तरह वो हमले कर रहे हैं उसका हल वो तलाश करें, वरना फिर ये हमें हमारा ऑप्शन नहीं पीछे, और ये ऑप्शन जो है ये वक्तन वक्तन सामने आता है कि पाकिस्तान के पास फिर काइनेटिक ऑप्शन है। एयर कमोडोर साहब, आप क्या, खालिद साहब, आप क्या तजवीज़ करते हैं, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए अफगानिस्तान के साथ? देखिए, अफ़गानिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड विद ड्यू रिस्पेक्ट यही है कि वो मुआशी बेनिफिट्स या फाइनेंशियल या इकोनॉमिक बेनिफिट्स पे ही ज़्यादातर चलता रहा, क्योंकि मोस्टली जो पूरा अफ़गानिस्तान है मोस्टली पॉपुलेशन अंडर प्रिविलेज्ड है, इंडस्ट्री ना होने के बराबर है, कोई और रोज़गार है नहीं। उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या रहा है पिछले दिनों वॉर फाइटिंग के अलावा? जब सोवियत यूनियन वहाँ से गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, तो एक वैक्यूम डेवलप हुआ। उसके बाद कुछ अर्सा तालिबान की हुकूमत आई और हिंदुस्तान ने वैक्यूम कैसे फिल किया? हिंदुस्तान ने वहाँ उनके सो कॉल डैम बनाए, हिंदुस्तान ने हॉस्पिटल्स बनाए, हिंदुस्तान ने सड़कें मोटरवे बनाने शुरू कर दिए। तो एक इकनॉमिक अपलिफ्ट किया। और पाकिस्तान क्योंकि स्ट्रगल ही कर रहा है काफ़ी सालों से अपनी इकनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से, हम तो लोन पे खुद डिपेंडेंट होते हैं, तो हम वो वैक्यूम भर नहीं सके। हमने वो स्पेस छोड़ी, अनवांटेडली छोड़ी, ज़ाहिर है नॉट बाय चॉइस छोड़ी, तो वो हिंदुस्तान ने फिल इन कर ली जाके। ये गनी के ज़माने से देख लें आप, ये इंसेंटिव उधर ज़्यादा चले गए तो उनका रुझान उधर हो गया, और अशरफ गनी भी जाके जहाँ से हमारे मुल्क के ऊपर से गुजर के उधर ही जाके बातें चातें करते थे और इन्वेस्टमेंट होती गई। वो अब बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट आउट किया कि हम क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है अभी फिलअप करने की, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते जो मटीरियलिस्टिकली नज़र आए। चाइना का स्टेक दोनों तरफ है, एक पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस और सॉवरेनिटी में भी है और उसको CPEC में भी इंसेंटिव है। तो ये पॉसिबली वो चाइना वो ना सिर्फ गैप फिल कर सकता है बट सरपास कर सकता है उनकी अफगानियों की एक्सपेक्टेशंस, और बड़ा स्टेक होल्डर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। चाइना बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, इकोनॉमिकली उनकी बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर सकता है। तो ये हमारे बहुत फ़ायदे में है। अगर ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनको ट्रिगर किया है, ये थॉट प्रोसेस ये चाइनीज़ ने खुद इनिशिएटिव लिया है, ये बड़ा अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, बिकॉज हमारे पास इस वक्त चॉइस कोई नहीं है। हम अपनी सस्टेनेबिलिटी में पड़े हुए हैं और ज़ाहिर है वैक्यूम तो वो है। इंडिया बड़ा विलिंगली मोर देन एक्साइटिंगली आके फिल करता है, अक्रॉस हमारे से ऊपर से गुजर के या बाय समंदर जाके भी करता है। ईरान ने भी आपने नोट किया होगा बहुत कैपिटलाइज किया सिचुएशन को बाय अपलिफ्टिंग, उनका जो अपना अपना एरिया जो उनको लगता था कनेक्ट करता था उसको बहुत अपलिफ्ट किया। हम अनफॉर्चुनेटली वैक्यूम देने पर मजबूर हुए बिकॉज ऑफ नॉट इंस्टेबिलिटी कह लें या पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी कह लें, राइवलरी कह लें बिटवीन, इंटरनली हमारा बहुत ज़्यादा हो गया और फाइनेंशियली हमारी पोजीशन ही ऐसी कोई नहीं थी। आपका भी और खान साहब आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा। सलमान अकरम राजा साहब लास्ट फ्यू मिनट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब आज खुशदार वाले वाक़े की डिस्कशन कर रहे हैं, तो पहला रिएक्शन तो उसी पे दे दें, फिर मैं वो इमरान खान से आपकी मुलाकात की तरफ आता हूँ। ज़ाहिर है अंदोनाक है जी, ये जितना भी इस पे अफसोस किया जाए, गुस्सा किया जाए वो कम है। हमें इसको ख़त्म करना है, इसका हमें सद्देबाब चाहिए इस तमाम सूरत हाल का। बच्चों पर हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ये नन्हे ये फूल हम सब के बच्चे हैं, तो ये तो एक गम का भी लम्हा है, लेकिन हमें इसको गुस्से में ढाल कर और एक तामीरी तरीके से बिलाखिर इस तमाम मामले को रिज़ॉल्व करना होगा, इसका कोई हल ढूंढना होगा।
जब राजा साहब, कल आपका भी और बैरिस्टर गौहर का दोनों का स्टेटमेंट जो था, आपने यूनिटी की बात की। बैरिस्टर गौहर ने आज मुबारकबाद दी है आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बनने के ऊपर, तो क्या आप भी मुबारकबाद देंगे? देखिए, खान साहब ने आज बड़ी वजाहत से बात की है अडयाला जेल में। उनका जो मौक़िफ़ है वही पार्टी का मौक़िफ़ है कि एक मसनूई निज़ाम इस वक्त मुल्क में अंदरूनी तौर पे कायम है। देखिए, हमारा दिफाई निज़ाम तो एक सियासी निज़ाम नहीं है, वो तो अपनी जगह मौजूद है, तवाना है, हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हैं जो हमने मार्का ये जीता है भारत के ख़िलाफ़। लेकिन जो अंदरूनी निज़ाम है वो धौंस पर, अगवाकारी पर और खुशामद पर मबनी है। तो हम ये समझते हैं कि इस निज़ाम के होते हुए कोई भी ओहदा दे दें, वो अपनी जगह है बात। इसमें होना ये चाहिए कि कौम की जो हकीकी आवाज़ है वो उठे और वो तौसीफ़ पेश करे, वो तारीफ़ करे, वो ओहदे पेश करे, तो फिर बहुत अच्छा होगा। तो खान साहब ने आज जो बात की है, मैं समझता हूँ वो पार्टी के जो जज्बात हैं और जो पार्टी का मौक़िफ़ है उसकी तर्जुमानी करती है। तो बैरिस्टर गौहर का बयान पार्टी से हटकर है, पार्टी लाइन से मुख्तलिफ है, मुतसादिम है बल्कि। देखिए, मैंने नहीं देखा उनका बयान क्या है, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो इमरान खान साहब का बयान है, जो उनका मौक़िफ़ है, यही हमारा मौक़िफ़ है। हाँ, बैरिस्टर गौहर का बयान चलाइएगा जी, ज़रा प्ले करिएगा। देखो, बहुत अरसा हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी है, खान साहब मकबूल तरीन लीडर है। हम चाहते हैं कि अब ये सख्तियाँ ख़त्म हो, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ सपा सालार साहब को जो फील्ड मार्शल का ये नया एजाज़ मिला है, मुबारकबाद दी है। हमारा फ़ौज के साथ कोई झगड़ा नहीं, खान साहब ने कल भी कहा है हम अपने अफवाज के साथ है, हम अपने अफवाज के साथ है और अफवाज से रिलेटेड जो कोई होगा वो गैर मुतनाज़ होगा। जी सर, सलमान रहीम राजा साहब। देखिए, उन्होंने एक बात की है कि हमारा कोई झगड़ा नहीं है फ़ौज के साथ। खान साहब ये हमेशा कहते हैं फ़ौज भी मेरी है, कौम की है फ़ौज, और फ़ौज और कौम में कोई फासला नहीं होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक इस ओहदे का ताल्लुक़ है, अगर जो मार्का हुआ उसमें जो पेशावराना सलाहियत सामने आई, जो पेशावराना रोल है आर्मी चीफ़ का, उसके हवाले से तो एक बात की जा सकती है कि ये एजाज़ हक़ बजानिब है। लेकिन इस वक्त मामला इससे थोड़ा हटके भी है ना। पूरा जो निज़ाम है, हम उस निज़ाम की दुरुस्तगी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो ठीक हों, झूठ की बुनियाद पर निज़ाम कायम ना हो, तो वो मौक़िफ़ हमारा रहेगा। ऐसी सूरत में जब एक झूठ पर मबनी निज़ाम कायम है, तो उस झूठ पर मबनी निज़ाम के तहत कोई भी फ़ैसला जो एक मसनूई काबीना करती है, हम उस फ़ैसले की तौसीक़ तो नहीं करेंगे। हम ये बिल्कुल कहने को तैयार हैं कि एक बहुत बड़ा मार्का सर किया गया है, बहुत अच्छी पेशावराना सलाहियत का इजहार किया गया है, लेकिन ये निज़ाम जो है इसकी बुनियाद कोई नहीं है, इसकी बुनियाद झूठ और धौंस है। कोई पिछले चंद रोज़ में, पिछले चंद हफ्तों में कुछ ऐसी इंटरेक्शन हुई जिससे आपकी होप्स बिल्ड होना शुरू हुई हो कि इमरान के लिए शायद कोई रास्ता खुलने वाला है? क्योंकि आपके बयानात में भी तब्दीली आई, आपने भी यूनिटी की बात की, इस्टेब्लिशमेंट से बात की, इमरान ने इतना लंबा चौड़ा पूरा मजमून लिख दिया अपने ट्विटर अकाउंट पे कि वो रास्ता खुलना चाहिए, बात होनी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट से, फ़ौज मेरी है। जी बिल्कुल। देखिए, तो कुछ ऐसी होप्स डेवलप करने के लिए कुछ इंटरेक्शन हुआ? देखिए, मैं इस बारे में कोई ज़ाती मालूमात नहीं रखता, अगर किसी ने कोई राब्ता किया है तो मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन खान साहब ने बड़ी वजाहत से ये कहा है कि इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। ये कोई खान साहब की या PTI की ज़रूरत नहीं है। हम कोई ये मांग भी नहीं कर रहे कि ज़रूर हमसे आप बात करें। ये इस वक्त तकाजा है। इमरान खान ने क्या कहा, क्या चीज़ ज़रूरत है मुल्क की? इमरान खान और फ़ौज की बात होना इस वक्त ज़रूरत है मुल्क की? बिल्कुल, मुफाहमत, मुल्क के अंदर मुफाहमत होना, मुल्क के अंदर यगानगत होना, मुल्क के अंदर जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसका किरदार होना मुल्क के निज़ाम में, ये सब कुछ मुल्क की ज़रूरत है। देखिए, हम सब मानते हैं कि जंगे कौमें लड़ती हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा ना कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, नून लीग से बात नहीं होगी, ये तो उन्होंने दोबारा दोहरा कर कहा ना। जी बिल्कुल, बिल्कुल कहा, क्योंकि देखिए हमने दिसंबर जनवरी में एक अमल किया था, 4 नशस्तें हुई, वो बिल्कुल बेमानी वो अमल हमें लगा। जो हमारे सामने बैठे हुए थे नून लीग के लोग, वो एक मीटिंग भी हमारी इमरान खान से कराने के
का इख्तियार नहीं रखते थे। हमें यही कहा गया कि पूछ कर बताएंगे। हमने कहा कि 9 मई 26 नवंबर के हवाले से कमीशन बना दो, यही कहा गया कि पूछ कर बताएंगे। तो अगर हर बात पूछ कर करनी है उन्होंने, तो फिर जिनसे पूछना है हम उन्हीं से बात करें ना, कौम का वक्त ज़ाया ना करें। हम सबको चाहिए कि हुकूमत वाले भी ये कहते हैं, वो कहते हैं पीटीआई वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं हर बात इमरान खान से पूछ के बताएंगे। आज उन्होंने भी, मैंने उनके एक लॉ मिनिस्टर साहब भी थे और बाकी लोग भी थे, उन्होंने इमरान खान तो है ना लीडर, जब भी बात शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। देखिए इमरान खान कोई एक तीसरी कुव्वत तो नहीं है, पीटीआई के लीडर हैं इमरान खान, कौम के लीडर हैं। तो किस तरह हो सकता है कि आप एक सियासी जमात से बात करें और उसका रास्ता बंद कर दें, राब्ता बंद कर दें, उसके लीडर से आज़ादाना माहौल में बात ना करने दें? ये तो कोई कंपैरिजन दुरुस्त नहीं है। अगर एक सियासी जमात, एक हुकूमत, सलमान नकम राजा साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे फिर बात करेंगे आपसे। सलमान नकम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई हमारे साथ है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।